स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट गाजा स्ट्रिप के बारे में। गाजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे सिचुएटेड है रफा बॉर्डर, जो कि बेसिकली इजिप्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्टूडेंट्स इसी रफा बॉर्डर के थ्रू आप देखिए कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है गाजा के लिए उसको सप्लाई किया गया है और एकमात्र ऐसा बॉर्डर है गाजा स्ट्रिप का जो कि इजराइल के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी रफा बॉर्डर के थ्रू गाजा स्ट्रिप के कुछ सिविलियंस है वो इजिप्ट के एरिया के अंदर एंट्री किए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें गाजा स्ट्रिप के बारे में तो आपको यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इजराइल है वहाँ पे सिचुएटेड है गाजा स्ट्रिप। तो इस गाजा स्ट्रिप को आप देखिए कि इजराइल के द्वारा मैक्सिममली एरियाज के अंदर कंट्रोल किया जाता है। आउटसाइडर जो इसका बॉर्डर है उसको इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बट इसका जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे सिचुएटेड है ये रफा बॉर्डर, जो कि इजिप्ट का अपना एरिया जो है सनाई पेनिनसुला उसके साथ में अपना एरिया शेयर करता है। तो इसी वजह से इस रफा बॉर्डर को कंट्रोल किया जाता है इजिप्ट के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे गाजा का इस अटैक के बारे में तो 7 अक्टूबर का जो डे है जो गाजा के अंदर एक डोमिनेटेड इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था हमास, हमास के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया इजराइल के ऊपर। इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया। जब इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया इस गाजा स्ट्रिप के अंदर में तो आप देखिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट के सिविलियंस हैं उनको सदर्न पार्ट के लिए सेंड किया गया था। उस समय जो सिविलियन पर्सनस हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए गए थे कि हो सकता है हमें आने वाले दिनों में जो सनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का जो पार्ट एशिया के अंदर गिरता है, जो सनाई पेनिनसुला है वो 3% एरिया है इजिप्ट का जो टोटल एरिया है उसका, और ये आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलता है सनाई पेनिनसुला, ये आपको एशिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे कंसर्न्स रेज किए गए थे सिविलियन पर्सनस के द्वारा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें जो सनाई पेनिनसुला है उसके अंदर सेंड कर दिया जाए। आप देखिए कि यहाँ पे सनाई पेनिनसुला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो स्वेज कैनाल है जो इजिप्ट का इकोनॉमी के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी इसी सनाई पेनिनसुला के अंदर सिचुएटेड है इजिप्ट के पार्ट के अंदर में। इजराइल भी अपना जो एरिया है रेड सी के साथ में शेयर करता है यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू। कुछ सनाई पेनिनसुला का कुछ एरिया जब इजिप्ट के द्वारा 1967 के समय इसको कैप्चर किया गया था तो कुछ एरिया यहाँ पे इजराइल के द्वारा अपने ही पास रखा गया, बाकी जो एरिया है उसको इजिप्ट को वापस से रिटर्न कर दिया गया था, जो गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। और गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश की जा सकती है साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं ट्रेड के थ्रू में। तो दिस इज ऑल अबाउट द गाजा स्ट्रिप, रफा बॉर्डर, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। ऐसे जो सिविलियंस जिनके पास में ड्यूल पासपोर्ट है उनको यहाँ पे बेसिकली सेंड किया गया है, वो गए हैं यहाँ पे मेडिकल हेल्प के रिगार्डिंग में। यहाँ का जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इंडिया के द्वारा भी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको यहाँ पे सप्लाई किया गया है गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें इंडिया के स्टैंड के रिगार्डिंग में तो इंडिया का जो पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग में जो स्टैंड है वो आपको काफ़ी क्लियर देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1974 के समय इंडिया के द्वारा जो पीएलओ नाम का ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसको इंडिया के द्वारा यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। इंडिया फर्स्ट नॉन अरब स्टेट बना था जिसके द्वारा पीएलओ को 1974 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया। आप देखिए कि वहाँ पे 1988 के अंदर अगर हम बात करें तो पैलेस्टाइन को भी इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इंडिया जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में अपना स्टैंड रखता है। इसी वजह से इंडिया जो वोटिंग है उसके समय एब्सेंट रहा। जो हमास वोटिंग जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कंडक्ट हुआ था रिगार्डिंग जो इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया है गाजा स्ट्रिप के अंदर में, क्योंकि आप देखें कि हमास का जो एक्टिविटी था वो कम्प्लीटली एक टेरर एक्टिविटी था, उन्हीं के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द इजराइल और उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट सिविलियंस का एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर जाने का जो वर्ड है, एक वर्ड आपने न्यूज़पेपर के अंदर रीड किया होगा, नकबा। तो आप देखिए कि नकबा बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो मास लेवल के ऊपर जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स हैं वो इजराइल के एरिया से किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाके शिफ्ट होते हैं, उनको नकबा का जो नाम है वो दिया गया है, जो फर्स्ट टाइम आपको 1948 के समय जब इजराइल को उस समय क्रिएट किया गया था उस समय आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि 1967 का जो समय है, जो 6 डे वॉर का जो समय है अरब कंट्रीज के साथ में, उस समय भी जो काफ़ी सारे जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स हैं जो इजराइल के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके अंदर जाके वो शिफ्ट हो गए हैं। नाइबर कंट्रीज कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सदर्न पार्ट के अंदर कौन सिचुएटेड है स्टूडेंट, सदर्न पार्ट के अंदर इजिप्ट सिचुएटेड है।
यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट के अंदर या साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो कंट्री सिचुएटेड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जॉर्डन है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर एक लिटिल बिट एरिया है, वो शेयर कौन करता है, सीरिया यहाँ पे शेयर करता है। और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको कौन देखने के लिए मिलेगा, लेबनान आपको देखने के लिए मिलेगा। लेबनान के अंदर एक रिवर है, रिवर का नाम है लटीनी नाम का रिवर है। आप देखें कि लेबनान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे भी हजीबुल्ला नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान के द्वारा उसको बैक किया है, तो वो वहाँ पे सिचुएटेड है, उसका वहाँ पे डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द इजराइल, जिसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में है, उसका जो प्रोसेस, उसका जो केस है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एसबीआई का जो पोजीशन है, एसबीआई जो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर में इलेक्टोरल बॉन्ड की रिगार्डिंग में जो आप अपना जो मनी है वो डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको डोनेशन करना है। तो एसबीआई की पोजीशन के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है कि एसबीआई को यहाँ पे बेसिकली जो ट्रांसपेरेंसी है उसको रखने का ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा कंसर्न्स ये रेज किया गया कि जो पार्टी पॉलिटिकल पावर के अंदर है उसके पास अपना जो डोनर्स हैं उनके नेम तो पता होंगे, बट आप देखिए कि ऐसे जो डोनर्स हैं जो अपोजिशन पार्टी को डोनेट करते हैं उनके जो नेम्स है वो भी यहाँ पे पता करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में कोई अगर पावर के अंदर है तो यहाँ पे एसबीआई के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं शेयर करनी चाहिए। उसकी क्रेडेंशियलिटी के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं वो रेज किए गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के रिगार्डिंग में है, बट इसका अनोनिमिटी का जो एक प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए जाते हैं। आप देखिए कि इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो कौन सी पार्टीज एलिजिबल हैं जिन्होंने 1% वोट है उसको सिक्योर किया हो। 1% वोट कहाँ पे सिक्योर किया हो, लोकसभा इलेक्शन के अंदर में, जिनको हम जनरल इलेक्शन के रूप से जानते हैं, या आप देखिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं उसके अंदर भी। और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पे रजिस्टर हो सेक्शन 29A के अंडर में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर में। ये पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है इस एक्ट के थ्रू में। पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्ट्रेशन करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे मेंशन है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये तो हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात किया, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने का भी कोई प्रोसेस है वो कहीं कौन से एक्ट के अंदर मेंशन है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड का 4 मंथ्स के लिए ओपनिंग होता है, जनवरी है, अप्रैल है, आपको जुलाई और अक्टूबर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे डोनेट कर सकते हो मनी का जो अमाउंट है वो आपको पता होना चाहिए। 1000 से लेकर 1 करोड़ तक का जो मनी है वो यहाँ पे डोनेट किया जा सकता है। आपका जो नेम है वो नहीं सामने आएगा, एनोनिमिटी है वो रखा जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा देखिए कि अमेंडमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इसके अंदर में कि आप जब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शंस होंगे, सपोज कीजिए अब राजस्थान के अंदर में, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं 5 स्टेट्स के अंदर में। तो उन स्टेट्स के समय में जो 15 डेज का एक स्पेशल ओपनिंग है वो दिया जाएगा। और जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे उस समय में 1 मंथ का एक अलग से ओपनिंग, इन 4 मंथ्स के अलावा 1 मंथ का अलग से जो ओपनिंग है वो दिया जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में, जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के रिगार्डिंग में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, जीएसटी कलेक्शन है यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है उसके बारे में बात किया गया है। जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टैब्लिशमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया। स्टूडेंट्स 101 जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू यहाँ पे जो जीएसटी है वो स्टैब्लिशमेंट में आया है, जिसके थ्रू जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सबको सब्स्यूम किया गया। कुछ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं वो भी क्रिएट की गई थी इसी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब देखिए कि यहाँ पे आपको आर्टिकल 279A के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बेसिकली जीएसटी काउंसिल है उसको बताता है। जीएसटी काउंसिल को हेड किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा हेड किया जाएगा। इसके अंदर जो वोटिंग राइट है वो 2/3 स्टेट्स के पास में है, कि स्टेट्स के पास में 2/3 वोटिंग राइट है वो दिया गया है। इसके अलावा स्टेट का जो जीएसटी कलेक्शन का जो आर्टिकल है 246A है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 246A के अंडर में स्टेट्स की जो पावर है उसको बताया गया है रेवेन्यू कलेक्शन के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ जीएसटी कलेक्शन, उसके बारे में बताया गया है, वो इम्प्रूव हुआ है लिटिल बिट लास्ट मंथ के अंदर में जीएसटी का जो कलेक्शन है उसके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक ई बिल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कितना दूर जो सामान है, जो गुड्स है उसको सेंड करते हैं, जब ई बिल है वो अप्लाई होगा
यहाँ पे कितना जो मनी का जो यहाँ पे गुड्स है वो होना चाहिए। तो ई बिल के बारे में आप ज़रूर से रीड करना। कभी कभी इंटरव्यूज़ के अंदर में इनका जो कट ऑफ डेट है उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। ई बिल कब से अप्लाई होगा, कहाँ से अप्लाई होगा। तो बेसिकली आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप उस न्यूज़ को रीड कर रहे हो न्यूज़पेपर के अंदर में, तो क्या आप उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानते हो या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग ऐसे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक जो सीएए के नाम से आपने सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसका भी जो कट ऑफ डेट है वो पूछ लिया जाता है काफ़ी टाइम इंटरव्यूज़ के अंदर में, कि उसका कट ऑफ डेट क्या है, कब तक वो अप्लाई होगा, उसके बाद के सिटीजन्स अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द यूपीएससी। यूपीएससी के द्वारा जो रूल्स हैं यहाँ पे स्टेट के अंदर, जो पुलिस के जो चीफ होते हैं, डीजीपी जिनको हम जानते हैं, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसके जो रूल्स हैं उनको लिटिल बिट टाइट किया गया है यूपीएससी के द्वारा। अब आप देखें कि ये क्यों टाइट किया गया है और इसके यूपीएससी का क्या रोल है स्टेट के अंदर, जो यहाँ पे स्टेट के जो डीजीपीज हैं उनके अपॉइंटमेंट के अंदर में। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स के सबसे पहले हम यूपीएससी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए इलेक्शन कमीशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फेयर जो रिक्रूटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी यहाँ पे लाई गई, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं, उनका कंप्लीटली जो ऑडिट है वो किसके द्वारा किया जाता है, कैग के द्वारा। तो ऐसे ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया जाता है। इंस्टीट्यूशंस अगर सर्वाइव होंगे तो हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो सर्वाइव होगी। ये बेसिकली हमारे जो सीजीआई सर का एक कोट है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर इंस्टीट्यूशन सर्वाइव होंगे तो वहीं पे जो डेमोक्रेसी है वो सर्वाइवल आपको देखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यूपीएससी के बारे में, तो यूपीएससी के आपको एक तो आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। 315 से लेकर 323 तक जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे किसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, यूपीएससी के बारे में। इसके जो नेक्स्ट आर्टिकल हैं उसके बारे में आप देखिए, 323A है, 323B है, जो ट्राइब्यूनल्स को बताता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया था। और 324 से आप देखिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन के जो आर्टिकल्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो दिस इज ऑल द आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको बताता है। अब आप देखिए यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको जो पावर दी गई है स्टेट के जो डीजीपी हैं उनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के जजमेंट के अंदर दी गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देखिए कि पुलिस रिफॉर्म्स की जो डिमांड है कि हमारे जो पुलिस है उसके अंदर रिफॉर्म्स है वो करने की ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स की जो डिमांड है वो कंटिन्यूस आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसा एक केस आता है 2006 के अंदर में। प्रकाश सिंह नाम के एक पर्सन है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी काफ़ी बार पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड उनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। और आप देखिए प्रकाश सिंह पंजाब के जो डीजीपी हैं वो रह चुके हैं, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ किया है। तो आप देखिए कि प्रकाश सिंह जो केस है, प्रकाश सिंह केस है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन है वो दी गई थी कि डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कम से कम 2 साल का हो। यहाँ पे एसपी का जो टेन्योर है वो भी कम से कम 2 साल का हो, तो वो वहाँ पे कुछ प्रोसेस है उसको कैरी आउट कर सकें। लॉ एंड ऑर्डर है उसको एक कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट रखना चाहिए पुलिस के द्वारा, जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, पीस है, उसको मेंटेन करना है। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कम्प्लीटली डिफरेंट रखने की ज़रूरत है। ये तो काफ़ी सारे केसेस के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। जैसे हम बात करें निठारी केस के बारे में, तो आप देखिए कि निठारी के अंदर भी क्या हुआ। निठारी के अंदर बेसिकली जो बेसिक एविडेंस ना होने की वजह से उन पर्सन्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा उन पर्सन्स को रिलीज कर दिया गया निठारी केस के अंदर में। और 16 जो वहाँ पे जो चिल्ड्रंस है जिनका डेथ हुआ था, उनका जो कोई भी क्रिमिनल है वो नहीं मिला। ऐसा ही काफ़ी सारे केसेस के अंदर में आप देखिए देखने के लिए मिलता है कि लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे तो लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको सेपरेट करने की ज़रूरत है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उसका भी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होगा। यहाँ पे जो पुलिस के जो वेपन्स हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि 26/11 का जब इंसिडेंट हुआ था ना स्टूडेंट, तो फर्स्ट टाइम जो 26/11 में जो टेररिस्ट है उनको डील करने वाले कौन पर्सन है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हुआ करते थे। क्योंकि बाद में जो है हमारा जो एनएसजी के जो कमांडोज हैं उनका डिप्लॉयमेंट बाद में हुआ था स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइम अगर किसी भी इंटरनल वे में या स्टेट के अंदर में कोई भी ऐसा रिबेलियन है, ऐसा अटैक है वो होता है, तो पुलिस के द्वारा ही सबसे पहले उसको डिफेंड किया जाता है।
तो आप देखिए कि इंटरनल मैटर्स के रिगार्डिंग में पुलिस है तो इनको वेपन्स है वो भी देने की जरूरत है, अपग्रेडेड इनके वेपन्स होनी चाहिए, जो 303 टाइप का जो राइफल है वो दिया जाता है वो ना होना चाहिए। तो ये 26/11 के समय देखने के लिए मिला था, उसके बाद में जब उसको एग्जामिन किया गया तो ये सब कुछ जो गाइडलाइंस है वो प्रकाश सिंह केस के अंदर दिया गया। स्टूडेंट्स इसी के रिगार्डिंग में 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया कि जो स्टेट के जो डीजीपीज का जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाए। स्टेट्स के द्वारा बेसिकली यहाँ पे जो कंसर्न्स है वो भी रेज किए गए थे। स्टेट्स के द्वारा कंसर्न्स क्यों रेज किए गए, क्योंकि आप देखिए कि जो पुलिस बेसिकली जो पुलिस नाम का जो सब्जेक्ट है वो किसके पास में है, स्टेट लिस्ट के अंदर में है पुलिस सब्जेक्ट। अभी मैंने एक आपसे एक क्वेश्चन पूछा है बेसिकली, आप जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, कि जो कुछ सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं मैंने, कुछ सब्जेक्ट जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको स्टेट लिस्ट से जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर सप्लाई कर दिया गया था। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसका जो जवाब है वो देना, आप उसको बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो पुलिस है स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट्स का जो यहाँ पे पावर हुआ करता था उसको बेसिकली यहाँ पे डाइल्यूट करने की कोशिश की गई इस तरीके के केस के थ्रू। आप देखिए कि यूपीएससी सेंटर का एक बॉडी होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट स्टेट्स के द्वारा कंसर्न्स ये है कि वो यहाँ पे सेंटर का बॉडी है और उनके द्वारा बेसिकली डायरेक्शन दिया जाएगा हमको कि स्टेट के अंदर डीजीपी अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे स्टेट्स के द्वारा 5 पर्सन्स का जो लिस्ट है उसको सेंड किया जाएगा। 5% की लिस्ट के अंदर जो 3 पर्सन्स है उनको यहाँ पे यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू के बाद में जो लिस्ट है वो स्टेट को सेंड की जाएगी और स्टेट को यहाँ पे जो 3 पर्सन्स है उसमें से किसी एक पर्सन को अपॉइंट करना है। तो स्टेट्स ने बेसिकली इस प्रोसेस का वो करने की रिगार्डिंग में, इसको बाईपास करने की रिगार्डिंग में उनके द्वारा क्या किया गया कि आप देखें कि कुछ स्टेट्स के द्वारा यहाँ पे डीजीपी को डायरेक्टली अपॉइंट ना करते हुए एडिशनल डीजीपी या एक्टिंग डीजीपी के नाम से जो पोस्ट है उसको अपॉइंट किया जाता है। ऐसे काफ़ी जो पर्सन है जिनको डीजीपी अपॉइंट किया गया, जिनका जो टेन्योर है 2 मंथ से भी कम का बचा है उनका रिटायरमेंट का समय, उनको अपॉइंटमेंट वहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में उनको समय समय पे जो एक्सटेंशन है वो दिया जाता है। तो यूपीएससी के द्वारा अपने जो रूल्स हैं उनको टाइट किया गया है कि ऐसे जो पर्सन जिनका मिनिमम 6 मंथ का जो टेन्योर है वो बचा होना चाहिए उन्हीं को यहाँ पे डीजीपी है वो अपॉइंट किया जाएगा। और इसके अलावा बताया गया कि यहाँ पे ऐसे पर्सन जो ऐसे इंडियन पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डेपुटेशन के अंदर हैं, हमारी देखिए कि जो आईबी है एंड काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर जो आईपीएस ऑफिसर्स डेपुटेशन के ऊपर आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया जाएगा जब ही आप उनको बेसिकली यहाँ पे स्टेट के अंदर डीजीपी है वो अपॉइंट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द स्टेट पुलिस जो चीफ है उनके अपॉइंटमेंट के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है डीजीपी का स्टेट्स के द्वारा। आप देखिए एक्टिंग डीजीपी एंड उनको समय समय पे जो एक्सटेंशन है अपना जो पॉलिटिकल बेनिफिट के रिगार्डिंग में, या आप देखिए कि इस तरीके का जो सिलेक्शन किया जाता है ना स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसके अंदर काफ़ी कुछ देखा जाता है। उस पर्सन का जो कास्ट है, उस पर्सन का जो बैकग्राउंड है कि ऐसे कोई अपना जो वोटर बैंक है या कम्युनिटी है उसको बेनिफिट मिले, क्योंकि पॉलिटिशियन जो पर्सन है उनके लिए तो वोट बैंक है, 5 ईयर के अंदर जो वोट बैंक है उसके परस्पेक्टिव में वर्क है वो किया जाता है। तो उसी के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में यूपीएससी का ये डिसीजन है। नेक्स्ट आप देखिए एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है जो काफ़ी बार आपने न्यूज़ के अंदर रीड किया होगा कि ऐसे जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो पर्सन्स हैं उनके ऊपर इस तरीके का जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिले हैं तमिलनाडु के अंदर में। तो इसका जो केस है जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का, उसके अंडर में आप देखिए जो केस है वो यहाँ पे फाइल किया गया है। तो आप देखिए काफ़ी डीह्यूमनाइज जो प्रैक्टिस है, वैसे डीह्यूमनाइज प्रैक्टिस आपको जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके रिगार्डिंग में आप देखिए कि उनसे जो मैनुअल स्क्वेंजिंग की जाती है उसको भी एक डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस के रूप से कहा जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन है, ये काफ़ी सारी जो न्यूज़ है इस तरीके का देखने के लिए मिला है पिछले कुछ दिनों से। इसके अलावा आप देखिए कि ये इस तरीके का जो न्यूज़ है वो क्यों आने लगी हैं सामने, क्योंकि एक इंसिडेंट अगर यहाँ पे मीडिया के अंदर आता है ना तो रिपोर्टिंग है जो इंक्रीज होता है। अंडर रिपोर्टिंग भी एक काफ़ी बड़ा रीजन्स होता है कि अंडर रिपोर्टिंग होना, मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग ना होना भी एक काफ़ी बड़ा रीजन होता है कि वैसे जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में अपने को जो पता है वो नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, एक लियोपार्ड है जो बेसिकली एक कैंपस के अंदर एंटर कर दिए थे, वहाँ पे उनको जो फॉरेस्ट का जो टीम उसको रेस्क्यू करने के लिए गई, उस फॉरेस्ट की टीम के द्वारा उनको जो गन शॉट है उसकी वजह से उसका जो डेथ है वो हो गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि कोई भी एनिमल है उसका यहाँ पे अगर डेथ होता है फॉरेस्ट ऑफिसर्स के रिगार्डिंग में, क्या हम एनिमल यहाँ पे क्या स्टेट का यहाँ पे
कि कोई अगर वाइल्ड सेक्टर के अंदर कोई एनिमल है, क्या वो स्टेट का प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग में आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, 2022 के अंदर प्रीलिम्स के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसके अंदर इस तरीके से ही 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा था कि क्या यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, चाहे वो वाइल्ड एरिया के अंदर हो या आउटसाइड द वाइल्ड एरिया हो, वो बेसिकली स्टेट का प्रॉपर्टी है या नहीं है। उसके रिगार्डिंग में एक जजमेंट था कि टाइगर को जो स्टेट का जो प्रॉपर्टी है वो बताया गया था कि टाइगर को जो प्रोटेक्ट करना स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। तो उसी आप देखें कि न्यूज़ के अंदर कोई किसी कोर्ट का अगर कोई जजमेंट है तो उसके रिगार्डिंग में कैसे इनडायरेक्टली वे में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो अब यहाँ पे बेसिकली ऐसा एक क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स के पेपर के अंदर पूछा गया था। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल नंबर 1 है, शेड्यूल नंबर 2 है। इसके अलावा इसी का एक शेड्यूल है जो बेसिकली किसी भी एनिमल को वर्मिन है वो डिक्लाइन किया जाता है जो स्टेट के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनके द्वारा। यहाँ पे भी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनका परमिशन था बेसिकली रिटर्न वे में कि अगर उसके द्वारा अटैक किया जाता है तो उसको आप यहाँ पे शॉट है वो कर सकते हो। कोई भी ऐसा एनिमल जो ह्यूमंस की लाइफ के लिए डेंजर बनता है या उसका जो संख्या है वो इंक्रीज होता है तो उसको यहाँ पे बेसिकली चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जो पावर है उसके थ्रू इनको यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का जो पावर है उसके बारे में पता होना चाहिए और इसके जो ऑल जो 6 इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल्स हैं उनके बारे में ज़रूर से रीड करना है स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2023 का जो प्रीलिम्स है ना उसके अंदर भी पूछा गया था। तो ऐसे जब क्वेश्चंस कंटिन्यूअस पूछे जाते हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन 2024 के अंदर ना पूछ लिया जाए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, बट फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप पूछ लिया गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल का जो केस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। केरल का केस बेसिकली ये है कि जो पर्सन है उसको यहाँ पे कंप्लीटली अगर हम ऐसे कहें कि वो रेडिकलाइज पर्सन था या उसके द्वारा किसी का जो मोटिव है उसको यहाँ पे फुलफिल करने के रिगार्डिंग में इस तरीके का एक्टिविटी है जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो किया गया वहाँ पे एक मीटिंग के अंदर में, प्रेयर मीटिंग के अंदर में। तो क्या वो बेसिकली वो काफ़ी यहाँ पे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। वो पर्सन यहाँ पे रेडिकलाइज नहीं होते हुए भी यहाँ पे लोन वोल्फ अटैक वो इसके द्वारा किया गया। जैसे कि आप देखिए कि लोन वोल्फ अटैक एक सिक्योरिटी फोर्सेज का एक वर्ड है। जैसे कि यूएस के अंदर हम देखते हैं कि मेंटली जो डिस्टर्ब पर्सनस हैं वहाँ पे गन का अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो गन के जो यहाँ पे इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कि वहाँ पे गन का जो अटैक्स है वो किए गए, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ। सेम यहाँ पे देखिए कि ये जो पर्सन है इसके ऊपर में रेडिकलाइजेशन का जो अक्यूज है वो यहाँ पे गलत है, वो प्रूव नहीं हो सकता है क्योंकि ये कम्प्लीटली एक लोन वोल्फ अटैक है इसके द्वारा किया गया। आज ये इस तरीके का आपका GS3 के अंदर भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा जैसे कि टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी होने की वजह से, फ़ोन का अवेलेबिलिटी होने की वजह से किसी भी एक पर्सन को एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो माइंड सेट है वो डेवलप किया जा सकता है। उस तरीके का जो कंटेंट है वो एल्गोरिथम जो है उसी तरीके का कंटेंट आपको शो करना स्टार्ट करेगा। अगर आप उस तरीके का कंटेंट से एक बार देखना में इंटरेस्ट है वो शो करोगे तो, और आप देखिए कि उससे आपका जो मेंटल जो डिस्टर्बेंस है ना वो यहाँ पे क्रिएट होगा। तो हो सकता है कि ये जो कम्प्लीटली जो अटैक कैरी आउट किया गया वो लोन वोल्फ अटैक हो, वहाँ पे कम्प्लीटली पर्सन यहाँ पे फ़ोन की वजह से रेडिकलाइज हुआ, उसके द्वारा यहाँ पे जो इस तरीके से जो ऑनलाइन हेल्प लेते हुए कुछ यहाँ पे ब्लास्ट है उसको क्रिएट किया गया। तो लोन वोल्फ अटैक उसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार रेज किए जाते थे, क्या इंडिया में भी लोन वोल्फ अटैक है वो पॉसिबल है या नहीं है। वो आज से 2 या 3 साल पहले इस तरीके के जो टॉपिक्स वो न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिलते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनके द्वारा कहाँ पे अटैक किया गया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहोवा जो विटनेस नाम का एक सेक्शन है, क्रिश्चियनिटी के अंदर ही आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिलता है यहोवा विटनेस, उनका जो प्रेयर था उसके अंदर इनके द्वारा अटैक किया गया। क्यों अटैक किया गया? क्योंकि ये जो पर्सन है इनके द्वारा कहा गया है कि वो जो पर्सनस हैं यहोवा विटनेस वाले जो पर्सनस हैं वो एंटी नेशनल पर्सनस है, एंटी नेशनल उनका आइडियोलॉजी है। तो आप देखिए कि वो जो यहोवा विटनेस वाले जो पर्सनस है उनका जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1870 के समय जो सेक्शन है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हुआ उनका इस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट आप देखिए यहोवा विटनेस के द्वारा जो नेशनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि उनके द्वारा न्यूट्रलिटी है उसको अडॉप्ट करने की बात की जाती है। डिफेंस फोर्सेज के अंदर वो पर्सन वो रिक्रूट नहीं होते हैं। बाइबल का जो इंटरप्रिटेशन है वो उनके द्वारा किया जाता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट जीसस के बारे में, तो जीसस को भी बेसिकली वो गॉड नहीं मानते हैं। जीसस को बेसिकली उनके द्वारा सन ऑफ गॉड के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जीसस बेसिकली भगवान के जो पुत्र हैं उनका पार्ट हैं, भगवान नहीं है, इस तरीके से नहीं माना जाता है यहोवा विटनेस के द्वारा। और वो यहाँ पे नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो करते। इवन नेशनल एंथम के रिगार्डिंग भी उनका एक केस है कि नेशनल एंथम है उनके द्वारा नहीं सिंग किया जाता है। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ यहोवा विटनेस, जो कि केरल के अंदर उनका जो सेक्शन है उसकी संख्या आपको देखने के लिए मिलती है, एक माइनॉरिटी सेक्शन है। 1870 में जो यूएस है उसके अंदर उसको इस्टेब्लिश किया गया। किस पर्सन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था 2-3 डेज पहले, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैगोर का जो शांति निकेतन है उसके अंदर जो नेम है उसके रिगार्डिंग में ये टॉपिक न्यूज के अंदर में था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी कहा गया है कि उनका जो नाम है वो नहीं रखा गया था वहाँ पे जो बेसिकली जो नेम्स लिखे गए हैं उसके रिगार्डिंग में। अगर हम बात करें यहाँ पे शांति निकेतन के बारे में, तो शांति निकेतन को आप देखें कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया है। तो शांति निकेतन से रिलेटेड लिटिल बिट यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आप देखें कि सबसे पहले जो देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के जो फादर हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, 1863 के अंदर में जो शांति निकेतन नाम का जो टाउन है वहाँ पे उनके द्वारा आश्रम बनाया गया था। उस समय इसका नाम शांति निकेतन नहीं हुआ करता था, उनके द्वारा जो आश्रम है वो बनाया गया। अब ये देवेंद्र नाथ टैगोर कौन है, आप देखिए कि ब्रह्म समाज के अंदर भी इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। फिर ब्रह्म समाज के 2 अलग अलग सेक्शंस हैं वो बनेंगे, केशव चंद्र सेन है, केसी सेन है, और इनके द्वारा जो सेक्शंस है उनको लीड किया जाता है। 1863 के समय इनके द्वारा आश्रम बनाया गया। तत्वबोधिनी पत्रिका नाम का एक मैगजीन है वो भी ये निकाला करते थे। इसके अलावा देखिए कि आश्रम जो वहाँ पे इनके द्वारा बनाया गया था उसी आश्रम के अंदर में एक बिल्डिंग है उसका डेवलपमेंट किया गया 1901 के समय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और वो बिल्डिंग की वहाँ पे एक टाउनशिप का एरिया है वो डेवलप होता है जिसको शांति निकेतन का नाम दिया गया है। और उसी शांति निकेतन को यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया। यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसका मीटिंग कहाँ पे हुआ था स्टूडेंट्स, ये जहाँ पे इसको शामिल किया गया रियाद के अंदर हुआ है। 1-2 ईयर के लिए, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए टॉपिक न्यूज के अंदर है कि रियाद के अंदर मीटिंग हुआ। उससे जब आपका जो टाइम पीरियड ज़्यादा चला जाएगा उसके बाद में ये नहीं पूछा जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग कहाँ पे हुआ था। 1 ईयर या 2 ईयर के लिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं पीसीएस का जो पेपर है उनमें पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे हमारा जो शांति निकेतन है और जो हमारे होयसाल एम्पायर के जो टेम्पल्स हैं मैसूर के अंदर में जिनको शामिल किया गया है। रिसेंटली इन 2 साइट्स को शामिल किया गया है। मैसूर का जो होयसाल टेम्पल्स हैं, होयसाल एम्पायर के जो टेम्पल्स हैं मैसूर के अंदर में, और शांति निकेतन है उसको। तो आप देखिए कि 1901 में जो शांति निकेतन है ये कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है किसके अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ पे ये शांति निकेतन नाम का जो टाउनशिप है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 1921 के समय यहीं पे ही जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके अलावा अगर हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो आप देखिए कि 1861 के समय में अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। काफ़ी अलग अलग एक्ट्स हैं जिनके द्वारा इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है, हिस्टोरिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके जो एक्ट हैं उसके रिगार्डिंग में एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन से ऐसे कानून है जिसके थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया का जो हिस्टोरिकल थिंग्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आपको कानून भी पता होना चाहिए। एंशेंट साइट, एंशेंट मोन्यूमेंट, जो रिमेन्स एक्ट है 1858 का, 200 मीटर्स तक का जो एरिया है उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता आर्कियोलॉजिकल साइट के, उन सब इंफॉर्मेशन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कनाडा के बारे में है। कनाडा आप देखें कि यहाँ पे सबसे पहले कनाडा के बारे में स्टेटहुड का जो रीनेमिंग डे है 50 ईयर्स जिसके कंप्लीट हुए हैं कर्नाटक के, उसके बारे में यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। वहीं पे कनाडा लैंग्वेज के बारे में उन्होंने बताया है वहाँ के जो सीएम हैं उनके द्वारा। तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, जो हमारे यहाँ पे जो क्लासिकल जो लैंग्वेज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 6 हमारे यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज हैं। सदर्न पार्ट की 4 हैं जिसके अंदर केरल के अंदर कौन सी बोली जाती है, मलयालम है। तमिलनाडु के अंदर तमिल है, कन्नड़ा है। इसके अलावा आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो तेलुगु है, तेलुगु जो आंध्र प्रदेश और आपको इसके पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है तेलंगाना के अंदर में। तो 4 लैंग्वेज तो ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक आपको जो संस्कृत है वो देखने के लिए मिलती है और जो ओडिया नाम का जो लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया है। तो टोटल 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं।
मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस की जो डिमांड है वो देखने के लिए मिलती है, बट इसको सप्लाई नहीं की, इसको जो स्टेटस है वो नहीं दिया गया है। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है, लैंग्वेज पुरानी होनी चाहिए। प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज लिखी जाती है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है ना, उससे वो डिफरेंट होनी चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज। और इसके अलावा बीच के अंदर में जो कंप्लीट समय है, प्रेजेंट समय में जो तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है, जो एंशंट समय में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती थी, उनके बीच में कम से कम 2000 साल का जो डिफरेंस है वो होना चाहिए। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज के कुछ क्राइटेरिया हैं। यहाँ पे बेसिकली क्लासिकल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसके बेनिफिट क्या है? तो स्टूडेंट बेसिकली कुछ अवार्ड्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, जो यहाँ पे एक्सीलेंस सेंटर्स हैं वो यहाँ पे ओपन किए जाते हैं उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग में, रिसर्च के रिगार्डिंग में, उस लैंग्वेज के रिगार्डिंग में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, केरल के अंदर जो मशरूम है और कॉफ़ी की जो ब्रांड है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा उगाई जाती है यहाँ पे मशरूम जो कल्टीवेशन है उसकी भी बात की गई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न घाट हैं, जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट के अंदर में बेसिकली मशरूम का एक नया जो क्वालिटी है वो देखने के लिए मिला, एक नया जो टाइप है वो देखने के लिए मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉफ़ी के बारे में, तो कॉफ़ी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कॉफ़ी बोर्ड है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, टी बोर्ड कहाँ पे सिचुएटेड है। टी बोर्ड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टी बोर्ड कहाँ है, कलकत्ता के अंदर में। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, कॉफ़ी बोर्ड है हमारा बेंगलोर के अंदर में। और रबर बोर्ड कहाँ पे है, रबर बोर्ड कहाँ पे है, रबर आपको कोट्टयम जो केरल के अंदर देखने के लिए मिलेगा, केरल के अंदर जो कोट्टयम है वहाँ पे। और अभी हमने डिस्कस किया कि वेस्टर्न घाट के अंदर एक नई स्पीसीज है जो मशरूम का वो मिला है, वहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द केरल के अंदर में कि वहाँ के फार्मर्स के द्वारा इस तरीके का जो प्रैक्टिस है उसको किया गया। यूएस और इजराइल के रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस किया गया है यूएस और इजराइल के रिलेशंस के बारे में। आप देखिए कि जब 1917 के समय में ब्रिटेन के द्वारा कहा गया कि जो जूइश पर्सन है उनके द्वारा एक अलग से स्टेट है उसको बनाया जाएगा, तो उसको उस समय में वो बेसिकली यहाँ पे बालफोर डिक्लेरेशन है, बालफोर डिक्लेरेशन है। बालफोर डिक्लेरेशन को यूएस के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। इजराइल जब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आता है 1948 के अंदर में, तो विद इन द 11 मंथ आफ्टर द दिस डिक्लेरेशन, विद इन द 11 मंथ यूएस के द्वारा यहाँ पे जूइश स्टेट को, इजराइल को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। अब आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जब काउंटर अटैक किया गया हमास के रीजन के अंदर में, तो हमास के रीजन के अंदर जब काउंटर अटैक किया गया तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो यूएनएससी का, यूएन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया। यूएन के उस प्लेटफॉर्म के अंदर में यहाँ पे यूएस के द्वारा जो वीटो है वो लगाया गया है। यूएस के द्वारा जो वीटो है वो लगा दिया गया कि यहाँ पे बेसिकली इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया है हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है उसके अंदर गलत नहीं है, इजराइल के द्वारा अपने आप को डिफेंड किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें 1967 का जो वॉर है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, अभी जो फर्स्ट न्यूज़ है उसके अंदर में भी इजराइल का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे क्या सिचुएटेड है, सनाई पेनिनसुला। इजिप्ट का जो यहाँ पे लेबनान सिचुएटेड है। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन सा एरिया सिचुएटेड है, यहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट सीरिया। और सीरिया का एक एरिया है गोलन हाइट्स जो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस है। तो गोलन हाइट्स को इजराइल के द्वारा 1967 के वॉर के समय में अनेक्स कर लिया गया था। बाद में 1978 के समय जो डेविड कैंप हुआ जिसके अंदर काफ़ी सारा एरिया है उसको रिटर्न कर दिया गया, जैसे सनाई पेनिनसुला को रिटर्न किया गया। बट जो गोलन हाइट्स है उसको यहाँ पे इजराइल के द्वारा नहीं रिटर्न किया गया, तो उसको भी रिकॉग्नाइज किया है यूएस के द्वारा इजराइल के ही पार्ट के रूप में। आप देखिए गोलन हाइट्स को क्यों रिटर्न नहीं किया गया था इजराइल के द्वारा, क्योंकि गोलन हाइट्स बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस एरिया है और प्रोस्परस होने की वजह से वहाँ पे रिटर्न नहीं किया गया। एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी है वहाँ पे, फर्टाइल लैंड है, गैलीलियो सी वहाँ पे अवेलेबल है, तो इसी वजह से यहाँ पे रिटर्न नहीं किया गया। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ यूएस इजराइल रिलेशन, उनका जो क्रोनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। यूएस हमेशा एक सपोर्टर रहा है, चाहे डिफेंस का पार्ट हो, चाहे किसी भी एरिया के अंदर इजराइल को यहाँ पे सपोर्ट करने की बात हो। आप देखिए यूएस के द्वारा तो यहाँ पे जो जेरूसलेम है उसको भी यहाँ पे अपना जो एम्बेसी है उसको ओपन करने की बात की गई थी। जेरूसलेम नाम की जो सिटी है वो एक कल्चरल सिटी है, 3-4 रिलीजन्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एयर पोल्यूशन के बारे में है, तो आप देखिए कि एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारी जो आपको जो डिजीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर डायबिटीज़ के बारे में बात की गई है।
कि जो डायबिटिक लेवल है उसको ये इंक्रीज कर देगा आने वाले समय में चेन्नई और दिल्ली के अंदर में, अगर एयर पोल्यूशन को यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया गया तो। नेक्स्ट इज अबाउट द प्रिविलेज कमेटी के बारे में, एथिक्स कमेटी के बारे में है, तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर फाइनेंस कमेटी है, जिसके अंदर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो पीएसयूज है उनके रिगार्डिंग में ऐसी एक कमेटी आती है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंक्वायरी, जिसके अंदर 3 सेक्शंस हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 सेक्शन कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे 3 सेक्शन है, कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज एंड कमेटी ऑन एथिक्स। तो कुछ पार्लियामेंट्री पर्सन है जिनके प्रिविलेज को एग्जामिन किया जाएगा, राज्यसभा की जो यहाँ पे प्रिविलेज कमेटी है। इन तीनों कमेटीज की जो मेंबर्स की जो संख्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 15 मेंबर्स किसके अंदर में, लोकसभा के अंदर में, और 10 मेंबर किसके अंदर में, राज्यसभा के अंदर में। एथिक्स कमेटी कब एस्टेब्लिशमेंट में आया, 97 के अंदर में। कहाँ पे आया, सबसे पहले राज्यसभा के अंदर में, बाद में लोकसभा के अंदर 2000 के समय इसको ऐड किया गया था लोकसभा के अंदर में। एथिक्स कमेटी के अंदर एक टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका जो केस है वो उसको एथिक्स कमेटी के द्वारा डील किया जाएगा। प्रिविलेज पैनल के द्वारा जो प्रिविलेज का ब्रीच तो नहीं हुआ है पार्लियामेंट्री पर्सन्स के द्वारा, उसको वहाँ पे डील किया जाएगा प्रिविलेज कमेटी के द्वारा। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ कमेटी ऑन इंक्वायरी, जिसके अंदर कमेटी ऑन पेटिशन, प्रिविलेज एंड एथिक्स हैं। यहाँ पे जो प्रिविलेज और एथिक्स कमेटी है जिसके बारे में मेंशन किया गया है, जिसके द्वारा अलग अलग केसेज है उनको डील किया जाएगा। यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है स्टूडेंट्स, इसके अंदर इंडिया की टोटल 6 सिटीज़ हुआ करती थी। अब यहाँ पे 2 सिटीज़ और हैं जिनको ऐड किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। कोझिकोड नाम की जो सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कोझिकोड केरल के अंदर सिचुएटेड है। केरल का जो मैप है उसको हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। अभी इसका केरल के रिगार्डिंग में एक फेस्टिवल है वो भी स्टार्ट किया गया है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा केरल का जो इम्पोर्टेंस है उसके रिगार्डिंग में। अब देखें कि यहाँ पे सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर क्या कोझिकोड सिचुएटेड है या कासरगोड है, कासरगोड है। फिर आप देखिए कन्नूर है, फिर कोझिकोड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको के नाम से काफ़ी सारे जो एरियाज है वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर कोट्यम नाम की जो जगह है, कोलम है। आप देखिए सदर्न पार्ट के अंदर में जो सबसे साउथ के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बेसिकली त्रिवेंद्रपुरम, जो केरल का कैपिटल है। तो यहाँ पे जो कोझिकोड नाम की जो सिटी है उसको बेसिकली लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ऐड किया गया है। और जो ग्वालियर नाम का जो सिटी है जहाँ पे तानसेन हुआ करते थे, तानसेन से रिगार्डिंग में यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए कि ग्वालियर को म्यूजिक की कैटेगरी के अंदर में यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसके अंदर में शामिल किया गया। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। क्या मोटिव है इस यहाँ पे नेटवर्क का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, गोल नंबर 11, कि हमारी सिटीज़ यहाँ पे सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर कोई क्रिएटिविटी है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के रिगार्डिंग में 2004 के समय इस यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को यहाँ पे स्टार्ट किया गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रेजेंटली 6 सिटीज़ इसके अंदर हुआ करती थी। कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर ये सिटीज़ को यहाँ पे क्रिएटिव सिटीज़ के रूप में रिकॉग्नाइज करता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए। जो फोक आर्ट है, फोक आर्ट है और क्राफ्ट का जो काम है उसके अंदर में यहाँ पे सिटीज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। मीडिया आर्ट के रूप में, मीडिया का जो काम है उसका आर्ट है उसके पर्सपेक्टिव से सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाए। फिल्म का जो सेक्टर है आप देखिए कि हमारे यहाँ पे मुंबई है उसको फिल्म के अंदर में काउंट किया गया है। इसके अलावा डिजाइन के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है, डिजाइन के अंदर भी। इसके अलावा जो गैस्ट्रोनॉमी है, गैस्ट्रोनॉमी बेसिकली फूड की रिगार्डिंग में जहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं, काफ़ी अच्छी, काफ़ी डाइवर्स हैं, क्रिएटिव हैं। गैस्ट्रोनॉमी के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लिटरेचर, जिसके अंदर कोझिकोड को शामिल किया गया है, लिटरेचर। और लिटरेचर के अलावा आप देखें कि म्यूजिक के अंदर इंडिया की काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये सिटी मिला के टोटल इंडिया के अंदर अब प्रेजेंटली हो चुकी हैं 8। अब उनको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे फोक आर्ट और क्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे जिस सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था उसका नाम है वाराणसी। वाराणसी को किस सेक्टर में रिकॉग्नाइज किया गया, म्यूजिक के सेक्टर के अंदर में। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट जयपुर। जयपुर जो बेसिकली हेरिटेज साइट के रूप में भी है, हेरिटेज साइट के रूप में भी उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, जयपुर और अहमदाबाद को इंडिया के अंदर में। तो जयपुर को बेसिकली जो क्राफ्ट है, जयपुर के अंदर काफ़ी सारा क्राफ्ट आपको देखने के लिए मिलता है।
आप देखिए कि इसके अलावा अगर हम बात करें चेन्नई को भी म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से रिकॉग्नाइज किया गया है, चेन्नई को भी म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से। हैदराबाद को आप देखिए कि वहाँ पे हैदराबाद के अंदर बिरयानी है, काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो हैदराबाद को जो गैस्ट्रोनॉमी है उसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुंबई के बारे में, तो मुंबई बेसिकली फिल्म सेक्टर के अंदर में है। और मुंबई के अलावा आप देखिए कि जो लेटेस्ट जिस सिटी को ऐड किया गया था इन दोनों सिटीज़ से पहले, वो है श्रीनगर। श्रीनगर को किसके अंदर में ऐड किया गया? श्रीनगर को भी क्राफ्ट के अंदर में। तो क्राफ्ट के अंदर हमारी दो सिटी हैं फोक आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर में, एक तो जयपुर है, एक आपको श्रीनगर देखने के लिए मिलेगा। म्यूजिक के अंदर कौन कौन सा है? म्यूजिक के अंदर चेन्नई है और वाराणसी है। फिल्म के अंदर आप देखिए मुंबई है, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद है, और अभी जो शामिल किया गया है लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से कोझिकोड है और ग्वालियर है म्यूजिक के पर्सपेक्टिव से। तो हमारे यहाँ पे मीडिया आर्ट के सेक्टर के अंदर कोई सिटी नहीं है अभी प्रेजेंटली। और इसके अलावा अगर हम बात करें डिजाइन के पर्सपेक्टिव से भी हमारे यहाँ पे कोई भी सिटी नहीं है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में। WHO के जो रीजनल पोस्ट के लिए जो चुनाव होने वाले थे, जब हमने बात किया था साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है वो यहाँ पे वोटिंग करेंगे। 13 कंट्रीज है जिनके द्वारा वोटिंग किया जाना था। म्यांमार के द्वारा जो अपना डेजिग्नेशन है उसको नहीं साइन किया गया है दिल्ली के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि म्यांमार के अंदर तो काफ़ी कुछ न्यूज़ है, वहाँ पे आर्मी के द्वारा जब टेक ओवर किया गया आंग सान सूकी को, हाउस अरेस्ट वो कर लिया गया था। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो बांग्लादेश की जो नोमिन है शेख हसीना की जो डॉटर है, उनको यहाँ पे इलेक्शन है उसको उन्होंने यहाँ पे पोस्ट को जीत लिया है। वो यहाँ पे रीजनल जो डायरेक्टर हैं उनकी पोस्ट के ऊपर रहेंगे इसके रिगार्डिंग में। नेपाल और इनका जो कैंपेन है वो काफ़ी ज़्यादा जो रिग्रेस जो कैंपेन है वो देखने के लिए मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में ही, हमारे PM सर के द्वारा जो अगरतला से अखूरा और अगरतला का जो लाइन है उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया बांग्लादेश का एक डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में है, चाहे इसका यहाँ पे 1971 के समय इसका यहाँ पे लिबरेशन का समय हो, चाहे आप देखिए कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का समय हो, अलग अलग जो यहाँ पे बॉर्डर एरियाज के अंदर जो बॉर्डर हाट है जो इंडिया के द्वारा स्टार्ट करना हो, फानी रिवर का पानी हो। फानी रिवर के अलावा देखिए कि अगरतला और ये अकूरा का जो लाइन है जिसको यहाँ पे रिवाइवल किया गया है। एंशियंट समय में जो वहाँ पे टी इंडस्ट्री हुआ करता था आसाम का, उसका भी एक डिमांड था कि चिटगांव पोर्ट के साथ में हमको कनेक्ट किया जाए। तो ये PM सर के द्वारा कहा गया कि इंडिया बांग्लादेश का जो रिलेशंस है उनमें एक डेवलपमेंट पार्टनर का जो रोल है वो प्ले करता है। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका वो पार्ट है, चाहे वो बिम्स्टेक नाम का यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप देखिए कि यहाँ पे सार्क हो। सार्क के अलावा अगर हम बात करें जो BBIN है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल है, उसका भी पार्ट है। तो इंडिया का एक नाइबर कंट्री है जो इंडिया का एक सपोर्टिव जो रोल है वो प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके अलावा आपको एक पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो जूट है, जो जूट का जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा आपको बांग्लादेश के अंदर देखने के लिए मिलता है, और सेकंड नंबर पे इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, इंडिया का जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसके कल्टीवेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारा जो यहाँ पे जो पानी है उसका अवेलेबिलिटी जरूरी है। और आप देखिए बांग्लादेश तो बेसिकली वहाँ पे डेल्टा एरिया के अंदर सिचुएटेड होने की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बात की गई है, तो आपको रोड एक्सीडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि पर आवर 19 जो डेथ है ऑल ओवर कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। रोड एक्सीडेंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है कि आप देखिए कि रीज़न ये नहीं है रोड एक्सीडेंट्स का, एक तो ट्रैफिक रूल्स का अच्छे से फॉलो ना करना। सभी को यहाँ पे जल्दबाजी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्रॉस करके निकलना है, सभी को घर पहुँचना है, या रेस जो है एक रेस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि कोई भी यहाँ पे बड़ी पर्सनैलिटी है उसका रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ होता है, उसके बाद में काफ़ी सारी जो टॉपिक्स हैं वो न्यूज़ के अंदर में आते हैं एकदम से, सभी लोग रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। बट यहाँ पे देखिए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता, स्लोनेस को यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हैं उसके अंदर में काफ़ी सारे ऐसे कंसर्न्स हैं, कभी कभी जो रोड है उसका जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी एक जो कंसर्न्स हैं वो रेज किए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे जो ड्राइवर है वो जो ड्राइविंग कर रहा है जो पर्सन्स, उसको उसका जो स्लिप साइकिल है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, उसने कम्प्लीटली जो नींद है वो लिया था या नहीं लिया था। इसके अलावा आप देखिए कि वो कहीं इंगेज तो नहीं है मोबाइल के अंदर में या कोई भी दूसरे डिस्ट्रैक्शन के अंदर में। और कभी कभी आपको सामने से भी ऐसे इंसिडेंट्स देखने के लिए मिलेंगे कि आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर में और सामने से कोई आके आपसे कोलाइड करता है। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द रोड एक्सीडेंट, कि काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से जो रोड एक्सीडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से इंडिया के अंदर जो डेथ हैं वो होती हैं। रोड एक्सीडेंट की रिगार्डिंग में कन्वेंशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रेसिलिया कन्वेंशन है। ब्रेसिलिया कन्वेंशन इज रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग में है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ ईरान के द्वारा इसराइल को यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक करने की बात की गई है कि अरब कंट्रीज के द्वारा इसराइल को ब्लॉक किया जाए। अगर नॉर्थ कोरिया और रसिया के जो रिलेशंस है उसको यहाँ पे बताया गया है, इनके बीच में जो डिफेंस के जो रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार के बारे में, जब से वहाँ का आर्मी है उसके द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है, तो वहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ म्यांमार के अंदर जो पर्सन्स वहाँ पे रिबेल कर रहे थे अगेंस्ट द आर्मी रूल, उनके अगेंस्ट में जो अटैक है वो किया गया है। और आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं उनके द्वारा इजराइल के साथ में अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको भी एंड किया गया है, जिसके अंदर बोलीविया है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील के द्वारा तो यहाँ पे सीज फायर की भी बात की गई है। तो लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं जिनके द्वारा अपने जो रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे एंड करने की बात की गई है, डिप्लोमेटिक अपने जो डिप्लोमेसी है उसको वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ टुडे डिस्कशन। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया जो कि हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दिया कीजिए स्टूडेंट, आंसर दोगे तो आप ही के लिए सही रहेगा। हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको आते भी हों, हो सकता है कि आपसे रिपीटेड वे में हो, बट यूपीएससी तो यही है ना स्टूडेंट्स कि हमको स्टडी करना है, कम्प्लीटली याद करना है, उसी के बाद में हम एग्ज़ाम में जो परफॉर्म है वो बेटर वे में कर पाएंगे। बार बार इसको रीड करोगे उसी के अंदर आपका जो रिवीजन है वो हेल्प करेगा। जैसे जीएसटी के बारे में 101 आपको पता होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेज आपको पता होगा, ई बिल क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए कि 279 है जीएसटी काउंसिल है, 246A है स्टेट रेवेन्यू का जो यहाँ पे कलेक्शन का जो पावर है स्टेट के पास में। यूपीएससी के आर्टिकल से आपको पता होंगे, आपको यहाँ पे स्टेट का जो पुलिस है वो बेसिकली स्टेट का सब्जेक्ट है। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें, बट आपको फिर भी बार बार देखिए, आप देखिए कि हम देखिए ये जो बॉर्डर है रफा बॉर्डर, इसके बारे में हमने शायद कम से कम ना तो 15 से 20 बार इसको रीड कर लिया होगा पिछले कुछ दिनों में। 15 to 20 डेज कंटिन्यूस इसको रीड किया है, बार बार रीड किया है इसको। बट बार बार जब रीड करोगे उसी से आपको याद होंगी चीज़ें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।